नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अट एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि हम इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री होता है वो बतलाए हैं, शेयर क्या होता है वो भी बतलाए है ना। बेसिक चीज है, अगर वो नहीं देखिएगा तो फिर यहाँ पे जर्नल हम बतलाएंगे वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा जरूर, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब कॉल्स इन एरियर को समझते हैं। कॉल्स इन एरियर का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब होता है। जब कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद भी कोई अंशधारी आवंटन अथवा किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया याचना कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। हम क्या बोले, जब कंपनी सूचना देती है शेयर होल्डर को, मांग करती है, उसके बाद भी कोई शेयर होल्डर किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसको बकाया याचना कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। जैसे राम 500 अंशों का धारक है, 2 रुपया प्रति अंश आवंटन का राशि नहीं चुकाता है तो 500 गुना 2 बराबर 1000 को बकाया याचना। चलिए कॉल्स इन एरियर को और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि कॉल्स इन एरियर कहाँ कहाँ हो सकता है, बकाया याचना कहाँ हो सकता है। बकाया याचना या तो अलॉटमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है या फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन पे कभी नहीं हो सकता है। हम क्या बोले, एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, या तो अलॉटमेंट में होगा, यहाँ हो सकता है, फर्स्ट कॉल में हो सकता है, फाइनल कॉल में हो सकता है। क्योंकि आपको कॉल्स इन एरियर का मतलब बतलाए, अर्थ बतलाए, वही समय स्पष्ट बोल दी है ना कि जब कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति आवंटन अथवा किसी याचना, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं, याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है तो जितना नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें हम कुछ अमाउंट ले लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं कोई कंपनी 1000 शेयर इशू करती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करती है, 1000, और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये। फेस वैल्यू कितना है, ₹10, और ये 10 रुपये को ये 4 किस्त में लेती। एप्लीकेशन का मान लिया 3 रुपया लेती है, यहाँ 2 रुपया लेती है, यहाँ 2 रुपया, यहाँ पे 3 रुपया लेती है। कंपनी एप्लीकेशन का पूरा ले ली, यहाँ पे तो एरियर होगा ही नहीं, ये पूरा ले ली, ठीक है। अलॉटमेंट का भी मांगी, अलॉटमेंट का भी प्राप्त हो गया। फर्स्ट कॉल का मांगी, फर्स्ट कॉल का भी प्राप्त हो गया। फाइनल कॉल का जब मांगती है तो यहाँ पे फाइनल कॉल का पूरा प्राप्त नहीं होता। क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका नाम एक्स है, क्या नाम है इसका, इस व्यक्ति का नाम एक्स है, ये व्यक्ति क्या करता है, इस कंपनी का 200 शेयर खरीदा है, और 200 शेयर खरीदा है तो इस व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा फाइनल कॉल का, 200 गुना 3, 200 गुना 3 मतलब 600 रुपया देना पड़ेगा। अब टोटल कंपनी फाइनल कॉल का कितना मांगेगी, कितना डिमांड करेगी, 1000 शेयर है और 3 रुपए के रेट से ले रही है, मतलब कंपनी टोटल क्या करेगी, 1000 गुना 3 के रेट से कितना, 3000 रुपया मांगेगी। ड्यू कितना से करेगी कंपनी, 3000 से करेगी, क्योंकि 1000 शेयर इशू की है और फाइनल कॉल का रेट 3 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, एक्स है, 200 शेयर होल्ड किया हुआ है इस कंपनी का, वो 3 रुपए के रेट से 600 रुपए नहीं चुकाता है, तो कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी इसको क्या बोलेगी, कॉल्स इन एरियर, इसको क्या बोलेगी, कॉल्स इन एरियर। और कंपनी के अकाउंट में कितना रुपया जाएगा, 3000 में से 600 रुपया नहीं जाएगा, मतलब 600 कम कर देंगे, कितना जाएगा, 2400 रुपये जाएगा। तो कंपनी का बैंक अकाउंट में 2400 रुपया दिखेगा। अब हम लोग बकाया याचना कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होता है, क्या लेखा किया जाता है, वो चीज समझते हैं। ऐसे तो जनरली बकाया याचना से संबंधित कोई लेखा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में इसके संबंध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या किया जाता है, इससे एंट्री तो नहीं किया जाता है, लेकिन जितना अमाउंट नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, 1000 शेयर इशू किया था और 3 रुपया रेट था फाइनल कॉल का, मतलब 1000 गुना 3000, और एक व्यक्ति जो 200 शेयर होल्ड किया था 600 रुपये ये एरियर कर दी, तो कंपनी को कितना मिला, 2400। तो सीधे कंपनी 2400 रुपया दिखाएगी, बकाया याचना के लिए कोई लेखा नहीं करेगी। लेकिन भारतीय कंपनियां हैं, भारत की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि बकाया याचना से संबंधित लेखा करती है, जर्नल करती है, ठीक है। तो क्या जर्नल करती है वो चीज भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बतला दें, जिस दिन एरियर हुआ उस दिन से जब एरियर का पैसा प्राप्त हुआ तब तक का ब्याज कंपनी ले सकती है, और ब्याज का रेट 10% या उससे कम हो सकता है, जो उसके बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री देखते हैं।
बकाया याचना से संबंधित लेखे। भारत की कुछ कंपनी कॉल्स इन एरियर का जर्नल करती है, लेखा करती है। तो क्या लेखा करती है वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो एरियर आपका 3 जगह हो सकता है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे तो हो ही नहीं सकता, ये आपको बतला चुके हैं। तो 3 जगह हो सकता है। तो क्या एंट्री होगा जब एरियर अलॉटमेंट के साथ होगा। हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि एरियर अलॉटमेंट के साथ हुआ, अलॉटमेंट के साथ हो, कहने का मतलब अगर एरियर अलॉटमेंट में होगा तो अलॉटमेंट में होगा तो क्या एंट्री होगा वो चीज जानना है। सबसे पहले ये जानना है शेयर अलॉटमेंट की राशि मांगने पर क्या एंट्री होता है। जब भी अलॉटमेंट का मांगा जाता है, ड्यू किया जाता है, तो एंट्री क्या हो जाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है। यहाँ पे तो मांगा जा रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। ये एंट्री लिखने का मेरा मकसद ये था कि कॉल्स इन एरियर जब भी होगा वो बैंक को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे तो मांगा जा रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। ये कौन सा नंबर एंट्री है, 3 नंबर एंट्री है। तो जब भी आप कॉल्स इन एरियर का एंट्री करेंगे तो बैंक वाला एंट्री के साथ करेंगे जिसमें बैंक होगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट के साथ हुआ है एरियर, तो बैंक वाला एंट्री कौन सा नंबर में आएगा, 4th नंबर में। तो यहाँ पे हम लिखे हैं यदि एरियर अलॉटमेंट के साथ हुआ हो तो आपका एंट्री नंबर 4 इफेक्ट करेगा। और एंट्री नंबर 4 में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज जानना है आपको। हम ये बेसिक जो एंट्री है एंट्री बदला चुके हैं। क्या एंट्री होता था, 4th नंबर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम किसका एंट्री लिख रहे हैं, यदि एरियर अलॉटमेंट के साथ हुआ, मतलब एरियर कहाँ पे हुआ हो, अलॉटमेंट में हुआ हो, तो वैसी स्थिति में बैंक को इफेक्ट करेगा। तो एंट्री आपका पहले इस तरह से होता था, लेकिन अभी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। क्या जाएगा, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर लिख देते हैं, डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर अलॉटमेंट में एरियर होगा तो ये एंट्री करना है, और कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर जब भी एरियर होता है पैसा कम हो जाता है, जितना मिलना रहता है उससे कम मिलता है। जैसे अभी अभी आपको बतलाए थे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1000 शेयर इशू किया है कंपनी और अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। तो तीसरा नंबर जो एंट्री होगा ड्यू होने वाला, उसमें 1000 शेयर का 3 रुपए के रेट से कितना मांगेगी, 3000 रुपया मांगेगी। और 3000 रुपया मांगेगी तो 3000 रुपया में से, है ना, कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति 200 शेयर खरीदा है, ठीक है। एक शेयर होल्डर कितना शेयर खरीदा है, 200। ये 3 रुपया के रेट से नहीं चुकाता है, मतलब 600 रुपया नहीं चुकाता है, तो ये 600 रुपया को क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। और इसका जब जर्नल करना होगा तो जितना मांगा था वाला तो हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे, 3000 रुपया लिखेंगे। लेकिन एरियर कितना हो गया, 600 रुपया हो गया, तो 600 को यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बैंक में कितना दिखेगा, 3000 माइनस 600 बराबर यहाँ पे 2400 रुपया दिखेगा। एक बात याद रखना है, बैंक में एक्चुअल में जो मनी रिसीव होगा उसी को लिखना है, जितना पैसा मिलेगा उसी को लिखना है। अगर हम कॉल्स इन एरियर का लेखा नहीं भी करते, ये कॉल्स इन एरियर को नहीं भी लिखते, है ना, तो वैसे स्थिति में भी यहाँ पे हम लोग 3000 में से 600 माइनस करके 2400 ही दिखाते। तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में 2400 ही लिखा जाता है। लेकिन अभी हम कॉल्स इन एरियर का लेखा कर रहे हैं तो उस समय ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यही एंट्री दूसरी जगह हो सकता है, फिर से हम बता देते हैं। अगर एरियर फर्स्ट कॉल के साथ हुआ, है ना, यदि एरियर फर्स्ट कॉल के साथ हुआ, मतलब फर्स्ट कॉल का राशि अगर कंपनी को नहीं मिले, फर्स्ट कॉल का मांग करे और उसका नहीं मिले, तो वैसी स्थिति में क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन एरियर का लेखा किस तरह से करें। तो ये जो एंट्री है यही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन एंट्री नंबर कौन सा होगा, एंट्री नंबर अगर फर्स्ट कॉल का होगा तो ये 6 नंबर होगा, क्योंकि एरियर का लेखा कौन सा में होता है, बैंक वाला एंट्री में होता है। और बैंक वाला एंट्री 6 नंबर में होता है, 5 नंबर में ड्यू करने का होता है, मांगने का होता है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट किया जाएगा बैंक के साथ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। और नरेशन यही नरेशन है, नरेशन में कोई चेंज नहीं करना है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट है तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इसी तरह से अगर एरियर फाइनल कॉल में होगा तो फाइनल कॉल
में रुपया प्राप्त होने का एंट्री कौन सा होता है? 8वां नंबर होता है। 7वां नंबर ड्यू होने का होता है और मनी रिसीव होने का एंट्री 8 नंबर का होता है। तो 8 नंबर एंट्री में आपको चेंज करना है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपको बस इतना ध्यान देना है कि एरियर हमेशा बैंक के साथ ही चलेगा, बैंक के साथ डेबिट होगा। यही एडवांस रहेगा, हम इससे आगे पढ़ेंगे। एडवांस रहेगा तो बैंक में रुपया बढ़ जाएगा, मतलब एडवांस की स्थिति में अगर 5,000 कंपनी मांगा है और 6,000 मिल जाएगा, मतलब एडवांस को क्रेडिट कर देंगे तभी बैंक में पैसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एरियर रहेगा तो बैंक का पैसा को घटाएगा, और घटाएगा इसका मतलब कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट किया जाएगा, तभी तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3,000 रुपया मांगा गया था, 600 रुपये एरियर हो गया तो बैंक में कितना दिखा? 2,400 रुपये। तो इस तरह से आपका कॉल्स इन एरियर का एंट्री होगा। चलिए अब बकाया याचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपया प्रत्येक वाले 10,000 समता अंश निर्गमित किए, जिन पर देय राशियां आवेदन पर 3 रुपया, आवंटन पर 3 रुपया, प्रथम मांग पर 2 रुपया, अंतिम मांग पर 2 रुपया है। सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिदान स्वीकार किया गया, सिवाय एक अंशधारी जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन किया था, अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया। कंपनी बकाया राशि का हिसाब रखती है। इस लेन देन से के संदर्भ में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? एक्स लिमिटेड है जो कि 10 रुपया वाला 10,000 शेयर इशू कर रही है और उसमें अप्लीकेशन पर 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट पर 3 रुपया देना है, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया देना है और फाइनल कॉल पर 3 रुपया देना है। सभी राशि प्राप्त हो गई बोलता है, सिवाय एक व्यक्ति जो 100 अंश के लिए एप्लीकेशन दिया था, 100 अंश का वो नहीं चुकाता है अंतिम कॉल का, तो आपको इसके संदर्भ में जर्नल प्रविष्टि करना है, जर्नल एंट्री। तो इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हम लोग सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन में दिया है 10,000 शेयर इशू किया है बोलता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड ये 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 शेयर इशू किया है और सभी के लिए एप्लीकेशन आया बोला है, तो एप्लीकेशन रिसीव भी 10,000 होगा। एप्लीकेशन रिसीव ये भी आपका 10,000 होगा। और प्रत्येक शेयर कितना वाला है? 10 रुपया वाला है। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा? ₹10 ईच। मतलब प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपया वाला है। अब अमाउंट किस तरह से पे करना है वो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल एप्लीकेशन पे कितना देना है? ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे देना है ₹3 ईच, 3 रुपए के रेट से देना है। अलॉटमेंट में कैसे देना है? ऑन अलॉटमेंट, इसमें भी 3 रुपए के रेट से देना है। फर्स्ट कॉल में कैसे देना है? फर्स्ट कॉल में ₹2 ईच, और फाइनल कॉल का देना है ₹2 ईच। इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपका क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो 100 अंश खरीदा है वो 100 अंश का अंतिम याचना पर भुगतान नहीं करता है, मतलब फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करता है, ये बोला है। तो फाइनल कॉल में कितना देना था? 2 रुपया रेट है। तो कॉल्स इन एरियर कितना आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। कॉल्स इन एरियर, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। कहां पे एरियर हुआ है? तो फाइनल कॉल में हुआ है, क्योंकि अंतिम याचना बोला है, तो एट फाइनल कॉल। और कितना शेयर पे हुआ है? 100 शेयर पे। तो यहाँ पे 100 गुना 2 मतलब 200 रुपया कॉल्स इन एरियर होगा। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, ये सारा डिटेल यहाँ पे लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड, एप्लीकेशन रिसीव, फेस वैल्यू, अमाउंट कैसे पे करना है, उसके बाद एरियर कहाँ पे, सारा चीज लिख दिया। क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी से आपको देख के एंट्री करना है। तो पहला एंट्री क्या होगा? हम शॉर्ट में करते हैं। पहला एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होने पर। क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होता है। और नारेशन क्या होता है? नारेशन नहीं लिख रहे, हम आपको बतला दिए, आपको लिखना है। क्या लिखना है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन
10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। 10,000 शेयर है और 3 रुपए के रेट से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 या 30,000 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 30,000 हो जाएगा। अब दूसरा एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन की राशि को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको जब एंट्री बदलाए हम, तो एंट्री में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि इसको डेबिट होता है तो क्यों होता है, अगर इसको डेबिट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो क्यों करते हैं, सारा चीज बतला चुके हैं। अगर वो इसीलिए आप वाला वीडियो नहीं देखे, इसका पार्ट 1 तो जरूर देख लीजिएगा। अब ये जो 30,000 रुपए एप्लीकेशन का है, उसको कहाँ ट्रांसफर किए? शेयर कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे ये अमाउंट को लिख दिए, डेबिट क्रेडिट दो। दूसरा एंट्री क्या लिखे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं एप्लीकेशन का अमाउंट को कहा? शेयर कैपिटल में। अब थर्ड नंबर एंट्री किसके लिए होता है? थर्ड नंबर होता है शेयर अलॉटमेंट की राशि मांगने पर। आपको हम अच्छा से लिखा दिए, स्टेटमेंट भी है ना। मांगने पर क्या एंट्री होता है? जिसका मांगते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो मांगा जा रहा है अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, यहाँ पे ड्यू होगा, मांगा जा रहा है तो ड्यू होगा ऑन कितना शेयर? 10,000 शेयर्स। यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन कितना के लाया? 10,000 के लिए, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹। यहाँ पे अलॉटमेंट का रेट 3 है, तो 3 तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर जो एंट्री होगा प्राप्त होने का होगा, बैंक में रुपया आएगा उसका। इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा है? शेयर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर। जब भी प्राप्त होता है तो क्या एंट्री होता है? बैंक को हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसका प्राप्त हुआ उसको। अब इसमें अमाउंट क्या होगा? जो हम मांगे हैं वही यहाँ पे होगा, तो 30,000 में 30,000, क्योंकि यहाँ पे कोई एरियर नहीं है। एरियर तो आपका कहाँ है? फाइनल कॉल में। और फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर यहाँ फर्स्ट कौन सा नंबर एंट्री होगा? 7 नंबर। शेयर फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर जिस तरह से अलॉटमेंट का हुआ है वैसे ही होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा जी? 10,000 शेयर का ₹2 के रेट से 10 गुना 2 कितना? 20,000 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको सारा डिटेल लिखा हुआ है रफ काम में, है ना। ये इसीलिए कर लेना ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन देखना ना पड़े। अब यहाँ से देख रहे हैं, देखिए इतना रिसीव हुआ है और फर्स्ट कॉल का रेट ₹2 है, तो 10 गुना 20। अब ये अमाउंट प्राप्त होने का है ना, शेयर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने का। हम बार बार स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो एंट्री भी याद हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एरियर नहीं हुआ है तो जितना मांगा है वही प्राप्त हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कितना? 20,000, यहाँ भी 20,000। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बतलाने का जो मकसद था वो पूरा होगा। यहाँ पे एरियर था इसलिए हम बतलाए। तो एरियर होता है तो क्या एंट्री होता है? मांगने वाला तो पूरा पूरा एंट्री होगा, मांगा तो जाएगा कंपनी के द्वारा। आप एरियर का अर्थ बतलाए, वहां भी आपको बोले थे कि कंपनी सूचना देती है, उसके बाद में नहीं देता है तब एरियर बोलते हैं। तो 7 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा गलती है। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7, है ना। नंबर थोड़ा सा हम गलती लिख दिए थे। अब 7 नंबर जो होगा फाइनल कॉल का मांगने का, क्योंकि इसके लिए 2 एंट्री हुआ, इसके लिए 2 हुआ, इसके लिए 2 हुआ, तो 6 तो हो गए। 7 और 8 इसके लिए होगा फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का जब मांगेंगे तो क्या एंट्री होगा? जिस तरह से ये सबका करते आ रहे हैं वैसे ही, जिसका मांग रहे हैं उसको डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितना मांगा जाएगा? 10,000 शेयर टोटल इशू की कंपनी और फाइनल कॉल का रेट ₹2 है, तो 10 गुना 20,000 रुपया यहाँ पे भी हो जाएगा, 20,000। डेबिट क्रेडिट दोनों में आपको अच्छा से करना है सब काम, है ना। अब यहाँ पे आपको जाना है लास्ट जो एंट्री होगा, लास्ट एंट्री किसका होगा? लास्ट एंट्री
शेयर फाइनल कॉल की राशि प्राप्त होने पर। लेकिन वहां पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में एरियर है, कितना एरियर है 200, और एरियर का हम लोग लेखा कर रहे हैं। तो एरियर के लिए क्या एंट्री बदलाए थे, जब आप फाइनल कॉल के साथ एरियर हुआ हो तो बैंक का पैसा कम हो जाएगा, मतलब बैंक के साथ वो डेबिट होगा, क्योंकि एरियर होने पर रुपया कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है तो बैंक के साथ ही डेबिट किया जाएगा। एंट्री हम क्या बदलाए थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये होगा। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, मांगा थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह नहीं बचाए, इधर लिख देते तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मांगा गया है कितना फाइनल कॉल का, देखिए फाइनल कॉल 20,000, तो यहाँ पे 20,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। क्रेडिट में कितना लिखेंगे 20,000, और बैंक में कितना लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर में कितना लिखेंगे 20,000 में से 200 कॉल्स इन एरियर हो गया, तो कॉल्स इन एरियर में आपको 200 लिखना है, या 200 लिखना है। अगर 20,000 में 200 नहीं मिला तो कितना मिला 19,800, ये आपका बैंक में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंट्री होगा। आपको थोड़ा सा जल्दी में हम बतलाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप इसको 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये जो एंट्री की है उसको आपको अच्छा से कॉलम बना के करना है। जर्नल एंट्री का जो कॉलम होता है 5 कॉलम बनाना है, उसके बाद ही एंट्री करना है। और ये रफ काम आपको जरूर कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार देखना ना पड़े। हम ये रफ काम किए हैं, रफ वर्क किए हैं, उसके बाद में हम एंट्री किए तो बहुत आसानी से हो गया। आज हम लोग कॉल्स इन एरियर देखे, कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होता है वो सीखे, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, सारा चीज सीखे। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अगले वीडियो में कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट देखेंगे, उसको भी बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होता है, सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।